सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी इस प्रकरण की 32वीं कक्षा है। जो भी महान भाव लघु सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी पाठक महान भाव इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पर कोर्स बना हुआ है, उस कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन सरल ढंग से पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। आइएगा मित्रों, अब हम कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया था यह था मित्रों, हमने गत कक्षा में आपको सूत्र एक परिभाषा थी उसको समझाया था। उपपदमतिम ये सूत्र चल रहा था। तो ये गतिकार उपपदानाम कृद्भिः सह समासवचनम प्राग सुव्युत्पत्ति है। तो इसके जो उदाहरण थे व्याघ्री, अश्वकृति, कच्छपी आदि, उनको मैंने अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया था। अब आइए मित्रों, इस तत्पुरुष समास के प्रकरण में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। उसी से संबंधित है, क्योंकि समास से कुछ बात प्रत्यय आदि होते हैं समासांत, वो भी समास प्रकरण के अंदर ही यहाँ पर रखे गए हैं। सूत्र है मित्रों आपका लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 955। तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्याव्ययादेः। इसका विग्रह सरल है, चलिएगा मैं आपको दिखला देता हूँ पदच्छेद आदि। नीचे लिखा हुआ है बाकायदा हिंदी में। ये देखिए, इसके अंदर तत्पुरुषस्य ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत पद है। अंगुलेः ये भी षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत पद है। और संख्या व्यादेः ये भी षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत पद है। तीन पद हैं। और इनके अंदर जो समास है, इसके अंदर संख्या व्यादेः वो समास भी देखिएगा। संख्या च अव्ययम च तयोः समाहारः संख्या व्यादेः तस्य संख्या व्ययम। ठीक है, संख्या व्ययम ये समाहारद्वंद्व समास हुआ। फिर संख्या व्ययम आदि यस्य सह संख्या व्यादिः तस्य संख्या व्यादिः। यानी संख्यावाची शब्द और अव्यय, इन ये दो प्रकार के लिए, और ये दो प्रकार के शब्द हैं जिसके आदि में ऐसा तत्पुरुष, वह तत्पुरुष क्या कहलाया यहाँ? संख्या व्यादिः तत्पुरुषः। और उस तत्पुरुष को यहाँ पर कार्य कह रहे हैं, क्योंकि तत्पुरुष यहाँ लिखा हुआ है। तो ये समास हुआ। इस सूत्र के अंदर मित्रों अच प्रत्ययन पूर्वात सामलोमनः से अच प्रत्यय की अनुवृत्ति आती है, और समासांतः और प्रत्यय परश्च का अधिकार चल रहा है। ठीक है, ये आपका अधिकार चल रहा है। चलिए अब इसका हम एक बार अर्थ देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, संख्या व्यादेः अंगुल्यन्तस्य समासांतः अच् स्यात्। संधि तोड़ करके मैंने पढ़ा है। कहते हैं संख्या और अव्यय आदि में है जिनके ऐसा तत्पुरुष समास, और अंगुली शब्द अंत में है। ठीक है, अंगुल्यंत। तो अंगुल्यंत, अंगुली शब्द अंत में भी होना चाहिए। ये सभी शर्त एक में घटेंगी। संख्या वाची आदि में हो और अंगुली अंत में हो, अथवा अव्यय कोई शब्द हो आदि में और अंत में अंगुली शब्द हो। तो ऐसे तत्पुरुष समास से क्या होता है? समासांत अच प्रत्यय हो जाता है।
तो जो भी समासांत प्रत्यय होता है वो उसी समास का अवयव माना जाता है, उसी के ग्रहण से ग्रहण होता है, ध्यान रखेंगे। पूर्व में भी हमने आपको बता दिया है। इसका उदाहरण दिया है द्व्यंगुलम और निरंगुलम, ये उदाहरण दिया है। तो द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, यानी 2 अंगुली का परिमाण है जिसका, वो कोई भी चीज है वो क्या कहलाता है, द्व्यंगुलम। ऐसे ही माने अंगुलियों से भी अधिक अपन निकला हुआ, बाहर निकला हुआ कोई चीज है उसको निरंगुलम बोलेंगे। अब आइएगा इसका हम सिद्धि देखेंगे थोड़ा सा, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ देखते हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा दिया है। ये देखिएगा द्व्यंगुलम, द्व्यंगुलम 2 अंगुली के बराबर नाप वाली कोई लकड़ी आदि। द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, ये लौकिक विग्रह हुआ। यहाँ पर क्या है, ऐसा विग्रह करके प्रमाणे द्वय सज दग्नई मात्र च से मात्र प्रत्यय होता है प्रमाण अर्थ में, ठीक है। प्रमाण अर्थ में मात्र प्रत्यय होता है। तो ये अलौकिक विग्रह द्वि औ अंगुली औ, ठीक है। इस अलौकिक विग्रह से तद क्या है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, जो हमने पढ़ा था उससे क्या है, तद्धितार्थ के तद्धित प्रत्यय आने वाला आगे, मात्र से तद्धित प्रत्यय है, तो इसका समास हो जाएगा, ठीक है। समास हो गया तो समास होने से क्या है, द्वि अंगुली का समास हुआ ये, और सारा पूर्वक लुक आदि हो जाएगा। और इसमें तद्धितार्थ में क्या है, द्वि की ऊपर से संख्या की अनुवृत्ति आ रही थी, तो इसमें द्वि शब्द की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, तो इसलिए पूर्व में आ जाता है। उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में ही रहेगा बाद में। तो क्या स्थिति बनी हमारी, द्वि और अंगुली, ये स्थिति बनी। यहाँ पर ये अब मात्रच प्रत्यय आएगा। क्या आएगा, ध्यान देंगे, मात्रच प्रत्यय। मात्रच प्रत्यय आता है, ये आपका मात्रच प्रत्यय। ये जो मात्रच प्रत्यय आपका आएगा मित्रों, इस मात्रच प्रत्यय का एक वार्तिक से लुक हो जाता है। इसका है प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम। क्या ये वार्तिक लिख लीजिएगा, मैं आपको यहां दिखाई दूं वार्तिक। क्या है, प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम, ठीक है। ये प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम, प्रमाण अर्थ में आया हुआ जो मात्रच प्रत्यय है उसका लो माने लुक कहना चाहिए, ठीक है। लुक कहना चाहिए। द्विगु समास, और द्विगु समास की द्वि संज्ञा भी है, ठीक है। संख्या पूर्व द्विगु हो, द्विगु संज्ञा भी है, तो नित्य ही लुक कहना चाहिए। तो यहाँ लुक हो जाता है ये आने से, परंतु लुक होने पर इसका अर्थ रह जाएगा, इसका अर्थ रह जाएगा। तो क्या है, यहाँ जो मात्रच आया था उसका लुक हो गया, ठीक है। अब देखिएगा लुक हो गया तो, और ये एण होकर के क्या बनेगा, द्व्यंगुली। अब ये क्या है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि तद्धितार्थोपद समास समास हुआ। तो अब समासांत तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्यादयादेः से क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय। अच प्रत्यय इसी सूत्र से जो हम पढ़ रहे हैं, अच प्रत्यय होकर के क्या बना, द्वि अंगुली। और ये देखिएगा, ये स्थिति हो गई हमारी ये स्थिति हो गई द्व्यंगुली, और यहाँ अच प्रत्यय आ गया, अच चला जाएगा, संज्ञा हो जाएगी, अच प्रत्यय आ गया। तो अब यहाँ पर क्या है, एची भम से भसंज्ञा हो जाती है। भसंज्ञा के विकार में क्या है, यस्येति च से भसंज्ञा के ई का लोप हो जाए, इसका लोप हो गया। अब इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा आपका, द्व्यंगुल।
द्व्यंगुल बन गया, और द्व्यंगुल बनने से फिर ये समाहार ये यहाँ पर 2 अंगुली प्रमाण है जिसका, तो सु और ये नपुंसकलिंग है तो द्व्यंगुलम बन गया। ठीक है। तो ये द्व्यंगुलम ऐसे ही तिस्रः अंगुलयः प्रमाणम अस्य त्रिअंगुलम बन जाएगा। ये कि यहाँ उदाहरण नहीं दिया है। अब यहाँ पर प्रयोजन घट गया आपका, इस सूत्र से मुख्य रूप से अच प्रत्यय हुआ, अच प्रत्यय होकर के यस्य तीचा से इकार का लोप हो गया है द्व्यंगुली के, तो द्व्यंगुलम सिद्ध हो गया। अब आ जाइएगा निरंगुलम। निरंगुलम में भी यही सारी प्रक्रिया है, केवल आप यहाँ लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह देख लेंगे। निकल गई अंगुली से जो अंगूठी आदि, अच्छा अंगूठी माने अंगुली से निकली हुई अंगूठियां पहनी हुई जो, निर्गतम अंगुलिभ्यः ये लौकिक, तो निर अंगुलिभ्यस् ये हो गया अलौकिक विग्रह। निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्याः, इस वार्तिक से हमने क्या किया, पंचम्यंत के साथ में समास किया। इसका उपयोग पढ़ लिया है वार्तिक को। और प्रथमा निरीक्षण समास प्रसरण से इसकी उपसंज्ञा उपसम पूर्वम से उपसर्जनम पूर्वम से एक पूर्व में हो गया। अब देखिएगा, अब हमारी स्थिति क्या बनी, निर अंगुली। ठीक है, निरंगुली। अब यहाँ पर तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्या व्ययादेः, सूत्र से क्या हुआ मित्रों, अच प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पर अव्यय आदि में, पहले वाले में संख्या आदि था, यहाँ अव्यय आदि है, अंगुली शब्द अंत में है, और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या से समास हुआ था, तो समास भी है। तो समासांत अब इससे क्या होगा, अच प्रत्यय होगा। अच प्रत्यय हो जाएगा तो अच प्रत्यय यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये अच यहाँ रख दीजिएगा आप, मान लीजिएगा अच, और इससे टीचर से ई का लोप होकर के अंगुली के, तो क्या बना, ये सारा ऐसे दिलोप करके निरंगुला, और सु को स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग निरंगुलम, ये निरंगुलम आपका पूरा सिद्ध हो गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको इस सूत्र के उदाहरण पढ़ा दिए गए। क्या है, तत्पुरुषस्यांगुलेः व्ययादेः। चलिए, अब आगे सूत्र आ रहा है आपका, इसी से संबंधित सूत्र है सभी। 956 अहह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रेः। ठीक है, ये 5वें अध्याय के चौथे पाद का 87वां सूत्र है। ये भी समासांत प्रकरण में है। आइएगा, इसका भी हम पदच्छेद आदि देख लेते हैं, फिर उसके आगे इसका अर्थ देखेंगे। ये अहह सर्वैकदेश संख्यात पुण्यात्, ये पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है, च ये अव्यय पद है, और रात्रेः ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, और इसका आप समास देख लेते हैं। अहश्च सर्वश्च एकदेशश्च संख्यातश्च पुण्यश्च, अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्यम तस्मात् अहह सर्वैकदेश संख्यात पुण्या। ठीक है, इसमें समाहार द्वंद्व समास हो गया, समाहार द्वंद्व समास हो गया इसमें। चलिएगा, अब आ जाइएगा, इसमें देखते हैं अनुवृत्ति। अनुवृत्ति सूत्र में ऊपर जो हमने सूत्र पढ़ा था उसके नीचे ही ये सूत्र है, तो वहां से क्या है, तत्पुरुष की अनुवृत्ति आती है, पूरे सूत्र की नहीं आती, तत्पुरुष की। अच प्रत्ययान पूर्वा सामलोमना से अच प्रत्यय की अनुवृत्ति आती है, पीछे से प्रत्यय परश्च समासांता का अधिकार चल ही रहा है, तो आ जाइएगा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं मित्रों। येभ्यो रात्रेः अच स्यात् चातः चात् संख्याद्वयादेः आहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम। इनका कहना है एभ्या माने इन शब्दों से उत्तर
जो रात्रि शब्द है तत्पुरुष समास में, उस तत्पुरुष समास में जो रात्रि शब्द अंत में है और ए शब्द है, इन शब्दों से उत्तर रात्रि शब्द, उससे क्या होता है, अच प्रत्यय हो जाता है। और कहते हैं च, या च पड़ा हुआ, च से क्या अर्थ है कि संख्यावाची कोई शब्द हो पूर्व में, अथवा अव्यय कोई शब्द हो, अव्यय अर्थात अव्यय, तो उसके बाद भी रात्रि शब्द तत्पुरुष समास में है अंत में, तो उससे भी क्या हो जाता है, अच प्रत्यय। उदाहरण अभी आपको दिखाएंगे आगे। आहर ग्रहणम, यहाँ क्या है, आहर ग्रहणम, जो आहर ग्रहण दिया है अहन, तो वो द्वंद्व समास में ही मिलता है केवल। क्या कहाँ मिलता है, द्वंद्व समास में, वो तत्पुरुष समास में नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ तत्पुरुष की अनुवृत्ति आते हुए भी इस आहन शब्द के साथ तत्पुरुष का संबंध नहीं लगेगा, क्योंकि रात्रि शब्द का आहन शब्द के साथ कभी तत्पुरुष समास नहीं हो सकता, क्योंकि दिन की रात ऐसा नहीं हो सकता कभी, ठीक है, दिन से रात ऐसा नहीं हो सकता, दिन और रात, तो इसलिए हमेशा रात्रि शब्द अहन शब्द के साथ द्वंद्व समास में ही मिलेगा। इसलिए कहा कि यहाँ पर जो अहन शब्द का ग्रहण है वो द्वंद्व समास के लिए है, तत्पुरुष के लिए नहीं है, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं, ठीक है। इससे इसके लिए जो इसके उदाहरण है उसमें क्या है, हमेशा ये सूत्र लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसके उदाहरण हम आगे देखेंगे, तो आगे से एक जो सूत्र और है वो और देख लेते हैं। इसका हमारा अर्थ स्पष्ट हो गया। क्या अर्थ हो गया, आहन शब्द से उत्तर रात्रि शब्द, वो कहाँ मिलेगा आपको, द्वंद्व समास में। और सभी शब्द हैं वो क्या है, सर्व है, एक देशवाची शब्द है, संख्यात शब्द है, पुण्य शब्द है, इनसे उत्तर जो रात्रि शब्द तत्पुरुष समास में, उससे क्या हो जाता है मित्रों, अच प्रत्यय हो जाता है। और चकार से संख्या पूर्व में है और कोई अव्यय शब्द पूर्व में है, तो भी रात्रि तत्पुरुषांत से क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय। अब इसके उदाहरणों के सिद्धि के लिए ये सूत्र और लगता है, इस सूत्र को हम पहले पढ़ेंगे, फिर ये उदाहरण बनेंगे इसके, आप देखेंगे इसके उदाहरण यहाँ पर दिए। अहोरात्रः, सर्वरात्रः, संख्यातरात्रः, ठीक है, और द्विरात्रम, त्रिरात्रम आदि, ठीक है। चलिए देखिए, अब इस सूत्र को देखिएगा तब तो आपको समझ में आ जाएगा। रात्रानाहाः पुंसि, ठीक है, इसमें दो पद हैं आपके, रात्रानाहाः, ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, पुंसि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। इसमें समास है, समास आ जाइएगा, समास देख लीजिएगा। ये देखिए समास, रात्रश्च, अहंश्च, अह्नश्च, अहश्च, रात्रानाहाः, इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। ये इतरेतर उसमें रात्र और अहन और अहा, ये यहाँ पर ये कोई ऐसे शब्द आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ये क्या है, समासांत में बने हुए अंत में जाकर के इस स्थिति वाले शब्दों का निर्देश किया गया है। ये रात्रि शब्द को जहां कहीं समासांत में रात्र बन जाता है, रात्र का बनता है अच प्रत्यांत होकर के, ऐसे ही आहन को अहन कहीं बनता है, और आह, ये आह ऐसा रहता है, तो मैंने आह, आह का अर्थ है अहन, तो आह रहता है, ये भी अच प्रत्यांत है, तो उसको क्या है, इनको या पुल्लिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, समास में इनको पुल्लिंग होता है। इनको प्राप्त था स नपुंसकम, क्या है, स नपुंसकम और परवल्ल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः
से क्या है, बाद वाले शब्द का लिंग प्राप्त था, अहोरात्र में स्त्रीलिंग प्राप्त था, और अन्य उदाहरणों में नस्सा नपुंसकम से नपुंसक लिंग प्राप्त था। आइएगा अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए ये देखिएगा, अर्थ देखिएगा। एतदन्तौ द्वंद्व तत्पुरुषौ पुंस्येव। ये कह रहे हैं एतदन्तौ माने ये शब्द अंत में हैं जिनके ऐसे द्वंद्व समास में हो अथवा तत्पुरुष समास में हो, तो उनको क्या होता है, वो जो समस्त पद है वो पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है, अर्थात वो पुल्लिंग ही रहेगा, पुल्लिंग ही रहेगा। उदाहरण दिया, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रः। ठीक है, इसको एक उदाहरण लेते हैं पहले। आइए देखिएगा, यहां समझ में आएगा क्लियर आपको। चलिए अहोरात्र दिन और रात। विग्रह देखिएगा, आहन आहन माने यहाँ आहन की जगह हम ऐसा करें आह, आह च रात्रिश्च अहो। तो ये तो हुआ आपका लौकिक विग्रह। ठीक है, अहो रात्र माने आह च रात्रिश्च अहो रात्र, ऐसा बनेगा। और जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो अलौकिक विग्रह में क्या आएगा, आहन सु रात्रि सु, आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर चार थे द्वंद्व, आगे सूत्र हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास में, तो उससे क्या है, द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व समास होने से सारी प्रक्रिया आपकी हो जाएगी, कृत तद्धित समास सुपोधातु प्राप्त कयो हो आदि लोक आदि होकर के, और प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, और उपसर्जनम पूर्वम से आहन शब्द का प्रयोग पूर्व में रहेगा। तो सारी स्थिति आपकी क्या बन गई, आहन रात्रि, ऐसा बन गया समासन समास समस्त पद। अब यहाँ पर एक वार्तिक लगता है मित्रों, ये कहते हैं रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम, कि रूप शब्द के बाद में रहने पर या रात्रि शब्द के बाद में रहने पर या रथंतर शब्द के बाद में रहने पर जो अहन शब्द समास में होता है उसके न को रू हो जाता है। क्या हो जाता है, न को यहाँ रू हो जाएगा, ये रू होने के बाद में फिर क्या, हसी च संधि लग जाएगी, इसमें हसी च संधि लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हसी च से उत्त होकर के फिर आदगुण लग करके अहोरात्र बन गया। अब वो अहोरात्रि, ठीक है, क्या बना, अहोरात्रि। अब अहोरात्रि बन गया। अब देखिएगा ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास, और रात्रि यहाँ अहन शब्द पूर्व में है, रात्रि शब्द अंत में है, और इस सूत्र से ये सारी शर्त प्राप्त हो गई कि आहन शब्द से उत्तर रात्रि शब्द मिलेगा, और अहन का द्वंद्व के लिए ग्रहण किया गया, द्वंद्व भी बन गया। तो इससे क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय, समासांत अच प्रत्यय हुआ। तो अच प्रत्यय यहाँ पर आप इसको कर देंगे अच प्रत्यय, तो पूर्वत यस्यति जैसे एकार का लोप हो जाएगा भसंजा करने के बाद में, तो लोप होकर के क्या बना आपका, अहोरात्र बना, अहोरात्र। ठीक है, अब अहोरात्र में क्या है, इसी प्रकरण में, इसी अर्थात दूसरे पाद में या लिंग का विधान है, वो दूसरे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। माने द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो समस्त पद होता है उसका लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे। तो कहा कि द्वंद्व समास में जो बाद वाला शब्द होता है, अंतिम शब्द होता है, उसके अनुसार ही उस संपूर्ण समस्त पद का लिंग होता है। तो यदि इसका हम कर देंगे, बाद वाले शब्द के अनुसार कर देंगे, तो रात्रि शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग। तो ये अहोरात्रि अर्थात अहोरात्र अहोरात्रा बनेगा। स्त्रीलिंग में यदि करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, स्त्रीलिंग में टाप आएगा, अच प्रत्यय होगा, अच से फिर द्वारा टाप आएगा। तो हमें वो नहीं बनाना, हमें क्या बनाना, अहोरात्र। तो क्या है, अहोरात्र में स्त्रीलिंग प्राप्त हो रहा था, इस सूत्र के माध्यम से द्वंद्व समास में
उत्तर पद के अनुसार लिंग होता है। तो इस सूत्र ने कहा कि नहीं, ऐसा है अहोरात्र में तो स या आह क्या कहा, ये सूत्र था आपका आगे वाला, ये देखिएगा, रात्रानाहाह पुंसी, रात्र शब्द और इनका तो जो समास होगा तो उसमें तो पुल्लिंग ही होता है, स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग आदि नहीं होता है। और इस सूत्र से इसमें क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। पुल्लिंग हुआ तो क्या हुआ, अहोरात्र स्वादि उत्पत्ति करके राम के समान इसका रूप बन गया। अहोरात्र का अर्थ हुआ दिन और रात। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब इसका दूसरा उदाहरण है। ये तो अहोरात्र का हो गया, अब सर्व यहाँ पड़ा हुआ था इस सूत्र में। ये दो सूत्र हम लेकर के चल रहे हैं, उसमें देखना है। सर्वरात्र का भी बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण है। सर्वरात्र का अर्थ है सारी रात। सर्वा चासौ रात्रि ही च, यहाँ च भी आएगा। ठीक है, रात्रि ही च या रात्रिश्च। तो सर्वा सु रात्रि सु ये अलौकिक विग्रह हो गया। और यहाँ पर क्या विशेषण विशेषण बहुलम से क्या बहुल करके विशेषण विशेषण से तत्पुरुष समास हुआ है। समास के इसकी प्राप्ति संज्ञा होने पर लोकादि सब कुछ हो जाएगा, उपसर्ग पूर्व से पूरा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सर्वा स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, तो इसलिए सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पूर्ण भाव माने सर्वनाम शब्दों को वृत्ति मात्र, चाहे कोई वृत्ति हो तो समास वृत्ति है तो उसमें क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। तो ये सर्वा को क्या हो जाएगा, सर्व हो जाएगा। तो सर्वा को पूर्ण भाव करे सर्वरात्रि बना आपका। ठीक है, अब हमारे प्रकरण में जो पढ़ रहे हैं अभी, उस सूत्र से यहाँ पर अच प्राप्त हुआ। अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच रात्रे है, अच प्रत्यय हो गया आपका यहाँ, और पूर्वत लोप आदि करके ऐसे क्या बना आपका सर्वरात्र। और परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुषयों से उत्तर पद का ही लिंग होने पर उसका बाधक, इसका भी अपवाद है एक सनपुंसकम की अनुसार होता है, परंतु जो तत्पुरुष समास होता है, जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है, वो नपुंसक लिंग होता है। तो नपुंसक लिंग की प्राप्ति हो रही थी तो उसको बांध करके क्या कर दिया, रात्राहा पुंसी, इस सूत्र से पुल्लिंग कर दिया। पुल्लिंग करने से क्या बना आपका सर्वरात्र। इसी प्रकार से एक देश का उदाहरण इसमें दिया है पूर्व रात्र। क्या दिया है, पूर्व रात्र, रात्रि का पहला भाग। जैसे ही सर्वरात्र था वैसे ही पूर्वम रात्रे है। ठीक है, यहाँ पूर्वम रात्रे है, तो यहाँ पर जो समास हुआ है वो क्या हुआ है, पूर्वापराधरोत्तर मेक देश नैका धिकरणे। ठीक है, इससे समास हुआ है। ये सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले। तो पूर्व सु और रात्रि गस, ठीक है, षष्ठी का, तो इस अलौकिक विग्रह समास हुआ। और समास होने के बाद सारी प्रक्रिया पूर्वत होकर के क्या आपका बना, पूर्व रात्रि बना। अब इस सूत्र से क्या, अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच रात्रे से समासांत अच प्रत्यय हुआ। अच प्रत्यय होकर के ऐसे जैसे लोपादि होकर के क्या बना, पूर्व रात्र। पूर्व रात्र होने पर अब यह परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुषयो हो, स नपुंसकम से नपुंसक लिंग की प्राप्ति हो रही थी। तो नपुंसक लिंग की प्राप्ति में क्या कर दिया, उसका बाधक भी कि यदि रात्र शब्द अंत में होगा या अहन शब्द अंत में होगा या अह शब्द अंत में होगा तो उसको तो पुल्लिंग होता है। तो यहाँ रात्र शब्द सब जगह अंत में आ रहा, रात्र रात्र, तो इसको क्या हुआ, पुल्लिंग। पुल्लिंग स्वादित्पत्ति करके तो क्या बना, पूर्व रात्र। ऐसे ही उत्तर रात्र, उत्तरम रात्रे है, उत्तर रात्रि बना सकते हैं। ये एक देश का उदाहरण है इसमें। ठीक है, अहन का उदाहरण ले लिया हमने, सर्व का ले लिया, एक देश का भी ले लिया। अब संख्यात का उदाहरण आगे दे रहे हैं। क्या है, संख्यात रात्रि है और लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से संख्याता चासौ रात्रि ही, गिनी हुई रात, तो गिनी गई रात, तो लौकिक विग्रह है ये। ठीक है, और अलौकिक संख्याता सु रात्रि सु अलौकिक विग्रह हुआ।
यहाँ पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन से समास हुआ। ठीक है, समास माने समानाधिकरण समास हुआ है तत्पुरुष। समास के बाद में सारी प्रक्रिया करके यहाँ पर ये आपका संख्याता रात्रि, ये उपसर्ग पूर्व से पूर्व में आ गया है। अब यहाँ पर पूर्ण भाव कर्मधारय जातीय देशी एशु, माने यहाँ क्या है, कर्मधारय और जातीय और देशीय प्रत्यय है ये। तो कर्मधारय समास में क्या है, जो पूर्व पद होता है उसको पूर्ण भाव हो जाता है, तो इसको पूर्ण भाव करेंगे। ये स्त्रीलिंग है क्योंकि रात्रि शब्द स्त्रीलिंग था, तो इसका टाप हट करके पूर्ण भाव क्या बनेगा, संख्यात। तो निवृत्ति और संख्यात रात्रि ऐसा बना, संख्यात रात्रि ये आपका बना। अब जो हमारा अभी प्रकरण वाला सूत्र है, अह सर्वै कदे संख्यात पुण्याच रात्रे है, इस सूत्र से क्या हुआ, अच प्रत्यय होकर के और यसे तीच से इस इकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बना, संख्यात रात्र ये बना। अब यहाँ पर संख्यात रात्रे बना, परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुष से लिंग विधान होने पर के समान प्राप्त हो रहा था, और स नपुंसकम से वो नपुंसकलिंग होता है। नपुंसकलिंग की प्राप्ति होने पर उसको क्या है, बात करके रात्रान हा हा पुंसी से क्या हुआ, पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया, पुल्लिंग। पुल्लिंग हुआ रुत्व विसर्ग आदि करके संख्यात रात्रि रात्र, ये आपका बन गया। इसी प्रकार से आप ये उदाहरण दिया है, संख्या पूर्वम रात्रम, ये क्लीबम दिया है इन्होंने। ठीक है, अब आगे जो एक वार्तिक है उस वार्तिक को बता रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपके यहाँ तक के उदाहरण दे दिए, अहोरात्र, सर्वरात्र, संख्यातरात्र, और एक देश का उदाहरण यहाँ नहीं लिखा हुआ है, पर यहाँ इन्होंने बतला दिया था आपको एक देश का उदाहरण, पूर्व रात्र और उत्तर रात्र। ठीक है, कंप्लीट हुआ आपका यहाँ तक। अब है आपके पास में यहाँ पुण्य शब्द और है, तो पुण्य शब्द का भी बिल्कुल आप ऐसा ही उदाहरण बनेगा, पुण्य रात्र। ठीक है, पुण्य रात्र, इसके माने इसका जो लौकिक विग्रह करेंगे वो बनेगा वह पुण्या च रात्रिश्च, पुण्य रात्र। ठीक है, तो ये पूर्ण भाव इसको यहां हो जाएगा, समास इसी सूत्र से उससे हो जाएगा आपका, इससे विशेषणम विशेषण बहुलम से समास हो जाएगा इसका। तो ये सारी प्रक्रिया, ये उदाहरण बनेगा, अब बनाइएगा, इसमें कठिन नहीं है। चलिए अब देखिएगा, अब ये हुआ। अब इसमें यह संख्या और अव्यय की बात कही, तो संख्या का उदाहरण ये दिखा रहे हैं, वार्तिक, उसके लिए वार्तिक एक काम आएगा। संख्या का उदाहरण है आपका द्विरात्रम और त्रिरात्रम। ठीक है, तो इसके लिए एक वार्तिक हमको लिंग की बात है। लिंग में पहले आपको मैं इसका ये दिखलाता हूं। देखिएगा, यहां पहले देखते हैं, फिर बाद में उसका वार्तिक का अर्थ पढ़ेंगे। दो रातों का समूह, द्वयोः रात्र्योः समाहारः, तो ये लौकिक विग्रह हुआ। द्वि ओस रात्रि ओस, ठीक है, ये अलौकिक विग्रह। और यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, समाहार अर्थ में, समाहार अर्थ में क्या हुआ, समास हुआ। ठीक है, समास हो गया आपका इस सूत्र से। समास होने पर सारा पूर्व सारी प्रक्रिया करके क्या बना आपका, द्विरात्रि, द्विरात्रि बना। फिर उससे समासांत प्रत्यय हो गया आपका इसी सूत्र से, किससे, अह सर्वै कदे संख्या पुण्याच रात्रि है से अच प्रत्यय होकर के और यस्य तीचा से लोप आदि होकर के क्या बना आपका, द्विरात्र, पूर्व सारा द्विरात्र बन गया मित्रों, द्विरात्र। अब यहाँ पर रात्रा पुंसी प्राप्त हो रहा था, सबसे पहले प्राप्त हो रहा था परबल लिंगम दम तत्पुरुषयो, फिर स नपुंसकम से नपुंसकलिंग प्राप्त हो रहा, फिर उसका भी अपवाद था रात्रा पुंसी से पुल्लिंग प्राप्त हो रहा था। तो पुल्लिंग प्राप्त हो, परंतु हमें यहाँ पुल्लिंग नहीं चाहिए, उसके लिए फिर एक वार्तिक की आवश्यकता पड़ी। उस वार्तिक को कहते हैं, देखिएगा, कहते हैं कि
संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम। यदि संख्यावाची कोई शब्द पूर्व में होता है और वो तत्पुरुष समास है और अथवा द्वंद्व समास है और रात्रि शब्द बाद में आता है तो उसको क्या है, पुल्लिंग नहीं, वो तो नपुंसक लिंग ही, क्लीबम माने नपुंसक लिंग ही होता है। तो नपुंसक लिंग होता है तो अब सनपुंसक लिंग से सनपुंसकम से नपुंसक लिंग प्राप्त हो रहा था, बुधवारा बुधवारा प्राप्त करा दिया। तो ये दोबारा इसको प्राप्त करा दे, देखिएगा। तो ये हमने यहां तक कर लिया। अब ये आता सुगध, ये तो ये अब इस सूत्र से क्लीबम से ये नपुंसक, ये नपुंसक लिंग हो गया। तो क्या बना, द्विरात्रम, सु सु और अतोम से अम और अमी पूर्व से पूर्व होकर के द्विरात्रम। इसी प्रकार से पूरा त्रिरात्रम, तिसृणाम रात्रीणाम समाहारः त्रिरात्रम बनेगा। ठीक है मित्रों, तो ये आज की कक्षा में मैंने आपको ये 2 सूत्र पढ़ाए हैं। अब हमने समास का बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको, इसलिए अब आपको हर चीज को एकदम बिल्कुल चीज लिख करके समझाई जाए ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अब आप स्वयं इसको लिखेंगे, स्वयं नोटबुक पर लिखिएगा और हो सके तो हमें व्हाट्सएप पर नंबर पर भेज दीजिएगा। यदि हमको कहीं लगता है इसमें गलतियां हो रही हैं तो हम आपको टोक देंगे, तो आपका उसमें सुधार हो जाएगा। तो आज की कक्षा में हमने आपको ये 2 सूत्र और ये 3 सूत्र पढ़ाए। ये सूत्र भी था, 3 सूत्र हमने आज की कक्षा में पढ़े और आगे की कक्षा में हम एक ये सूत्र है इसको भी पढ़ेंगे। चलिएगा, इस कक्षा को यहीं विराम देंगे। इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा, इस ऐप को भी डाउनलोड कीजिएगा और इस कोर्स को पूरा पढ़िएगा। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।